नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। नमस्कार। आज हम हाइड्रोपोनिक्स की दुनिया में थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। जी हाँ। खास तौर पर एक ऐसी तकनीक को समझने के लिए जो सुनने में थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है लेकिन है काफी प्रभावी, वाटर कल्चर। बिल्कुल। और इसी में हम डीप वाटर कल्चर, जिसे DWC भी कहते हैं, जी। और राफ्ट सिस्टम्स की बारीकियों पर बात करेंगे। हाँ, और इस पूरी बातचीत का आधार है हार्वर्ड रेश की जानी मानी किताब हाइड्रोपोनिक फूड प्रोडक्शन। उसकी कुछ खास अंशों पर हम फोकस करेंगे। अच्छा। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये सिस्टम क्या है, बल्कि ये समझना है कि भाई ये काम कैसे करता है, क्या क्या चाहिए इसे सफल बनाने के लिए, सही, इसके फायदे क्या हैं, और हाँ, इसमें जोखिम क्या क्या है। राइट। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये वाटर कल्चर आखिर है क्या चीज? मतलब बहुत ही आसान भाषा में अगर किसी को समझाना हो तो। हाँ। मेरी समझ में तो ये कुछ ऐसा है कि पौधों को मिट्टी के बिना सीधे पोषक तत्वों से भरे पानी में उगा देते हैं। हाँ हाँ। जैसे उनकी जड़ें किसी पौष्टिक सूप में तैर रही हों। हाँ हाँ, आपकी कल्पना बिल्कुल सही दिशा में है। सरल शब्दों में हाँ, यही है। पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों वाले पानी के घोल में डुबो कर रखना। और ये कोई एकदम नई चीज नहीं है, इसकी वैज्ञानिक जड़ें काफी पुरानी है। अच्छा, कितनी पुरानी? करीब 1860 में जर्मन वनस्पति शास्त्री थे जूलियस वन सैक्स और विल्हेम नॉप। उन्होंने प्रयोग करके साबित किया था कि पौधे पानी में घुले हुए मिनरल्स पर भी बढ़ सकते हैं। अरे वाह! हाँ, वहीं से न्यूट्रीकल्चर या पोषक तत्व संवर्धन का क्या कहते हैं बेस बना। तो ये नाम हाइड्रोपोनिक्स कब आया? वो आया बाद में। करीब 1930 के दशक में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम एफ गेरिके ने इसे प्रैक्टिकल रूप दिया और ये नाम दिया हाइड्रोपोनिक्स। हाँ, ग्रीक शब्दों से बनाया। हाइड्रो यानी पानी और पोनोज यानी श्रम, मतलब पानी से काम करना। दिलचस्प। और टेक्निकली देखें तो जब हम बिना किसी सॉलिड मीडियम के, मतलब बिना मिट्टी, कोकोपीट या परलाइट के सिर्फ पोषक घोल में पौधे उगाते हैं तो उसे ही ट्रू हाइड्रोपोनिक्स या वाटर कल्चर कहते हैं। समझ गई। तो अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, डीप वाटर कल्चर या राफ्ट सिस्टम। ये वाटर कल्चर का ही एक टाइप है, राइट? जी बिल्कुल, ये वाटर कल्चर का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है। ये काम कैसे करता है? मैंने सुना है इसमें पौधे तैरते रहते हैं। हाँ, आपने सही सुना। इसमें क्या होता है कि पौधे स्टायरोफोम या ऐसी ही किसी हल्की तैरने वाली चीज से बने राफ्ट पर लगे होते हैं। राफ्ट मतलब जैसे कोई तैरने वाला तख्ता? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इन राफ्ट्स में छेद होते हैं जिनमें पौधे फिट रहते हैं और उनकी जड़ें नीचे पोषक घोल वाले टैंक या चैनल में लगातार डूबी रहती हैं। अच्छा। आप सोच सकती हैं कि पानी की सतह पर पौधों की एक हरी चादर सी बिछी है और जड़ें नीचे अपना खाना पानी ले रही हैं। सुनने में तो काफी सीधा सा लगता है, पौधे तैर रहे हैं, जड़ें पानी में, पोषण मिल रहा है। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? मतलब पानी में डूबी जड़ों को सांस कैसे मिलती होगी? मिट्टी में तो हवा के लिए जगह होती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे जरूरी चीज भी है। अच्छा। जड़ों तक लगातार ऑक्सीजन पहुंचाना, क्योंकि अगर डूबी हुई जड़ें बिना ऑक्सीजन के रह गईं तो वो एक तरह से डूब सकती हैं, मतलब गल सकती हैं। ओह, तो इसका हल क्या है? पानी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचाते हैं फिर? इसके लिए मेनली दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला और शायद सबसे कॉमन है फोर्स्ड एरेशन। फोर्स्ड एरेशन मतलब जबरदस्ती हवा देना। जैसे एक एयर पंप होता है ना, एक्वेरियम वाला। हाँ हाँ। वैसे ही पंप से हवा को पाइप के जरिए टैंक के नीचे तक ले जाते हैं और पाइप के एंड में या तो छोटे छेद होते हैं या फिर एयर स्टोन लगे होते हैं। घोल का सर्कुलेशन, मतलब उसे लगातार चलाना। कैसे? एक पंप से घोल को टैंक से बाहर निकालते हैं और फिर थोड़ा ऊंचाई से वापस टैंक में गिराते हैं। जब पानी गिरता है, खासकर अगर उसे किसी सतह पर फैलाकर या छितराकर गिराएं, तो हवा पानी में मिक्स हो जाती है। ओके। कुछ सिस्टम इन दोनों तरीकों का मिक्सचर भी यूज करते हैं। और अगर ये एरेशन सिस्टम फेल हो गया, मान लीजिए लाइट चली गई या पंप खराब हो गया, तब? बस यहीं पर डीप वाटर कल्चर का सबसे बड़ा रिस्क सामने आता है। क्या? अगर पानी स्थिर हो गया, मतलब उसमें बहाव या हवा का आना जाना रुक गया, तो पानी में घुली ऑक्सीजन बहुत तेजी से कम होने लगती है, खासकर अगर पानी थोड़ा गर्म हो। ऐसी कंडीशन में जड़ों की बीमारियों का खतरा एकदम से बढ़ जाता है। एक फंगस है पाइथियम। जी। ये कम ऑक्सीजन वाले रुके हुए और गर्म पानी में जड़ों पर बहुत तेजी से अटैक करता है और पूरी फसल खत्म कर सकता है। अरे बाप रे। हाँ, किताब में एक तस्वीर भी है इसकी, फिगर 5.3, जिसमें गली हुई भूरी जड़ें दिखाई गई हैं। इसीलिए एक भरोसेमंद एरेशन सिस्टम DWC की जान है, समझ लीजिए। मतलब ऑक्सीजन सप्लाई रुकना तो पौधों के लिए जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो हवा का इंतजाम हो गया।
अब एक और सवाल आ रहा है मेरे मन में। पूछिए। क्या जड़ों को अंधेरे में रखना भी जरूरी है? हमने तो सुना है पौधों को रोशनी चाहिए होती है। हाँ, पौधों के ऊपरी हिस्से को, पत्तियों और तनों को बिल्कुल रोशनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन जड़ों के लिए मामला एकदम उल्टा है। उल्टा? हाँ, उन्हें अंधेरे में रखना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? रोशनी से जड़ों को क्या नुकसान है? रोशनी सीधे जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर वो पानी में शैवाल मतलब एल्गी को पनपने में मदद करती है। एल्गी, वो हरी काई जैसी वही, चीज। हाँ वही। और ये एल्गी DWC सिस्टम के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है। उससे क्या दिक्कत है? पानी में थोड़ी हरियाली तो अच्छी लगती है। हाँ, देखने में शायद बुरी न लगे, पर हाइड्रोपोनिक्स में एल्गी एक छिपे हुए दुश्मन की तरह है। पहली बात, वो पौधों के साथ पोषक तत्वों के लिए सीधा कंपटीशन करती है। अच्छा। जो महंगे न्यूट्रिएंट्स अपने पौधों के लिए डाले हैं, एल्गी उन्हें इस्तेमाल करने लगती है। दूसरा और शायद ज्यादा सीरियस बात, अरे रात में जब फोटोसिंथेसिस बंद होता है तो एल्गी भी सांस लेती है और पानी में घुली ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है। अरे, मतलब वो पौधों की ऑक्सीजन भी कम कर देती है। बिल्कुल। इससे जड़ों के लिए ऑक्सीजन और कम हो जाती है, खासकर अगर एरेशन सिस्टम पहले से ही स्ट्रगल कर रहा हो। बाप रे, ये तो डबल नुकसान है, खाना भी चुराओ और हवा भी। सही कहा। और इतना ही नहीं, जब एल्गी मरती और सड़ती है तो पानी में बदबू भी पैदा कर सकती है, और कुछ तरह की एल्गी टॉक्सिक पदार्थ भी छोड़ सकती हैं जो पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह, तो इसे रोकना तो बहुत जरूरी हुआ। बिल्कुल। तो कैसे रोकते हैं? टैंक को काले रंग से पेंट करते हैं? इसका हल बहुत आसान है। ऐसे कंटेनर या टैंक इस्तेमाल करें जो ओपेक हों, मतलब जिनसे रोशनी आर पार ना जा सके। या फिर टैंक के ऊपर ऐसा ढक्कन या कवर लगा दें जो रोशनी को पानी तक पहुंचने ही ना दे। राफ्ट खुद भी काफी हद तक रोशनी रोकते हैं, पर किनारों से या खाली जगह से रोशनी जा सकती है, इसलिए ओपेक टैंक और कवर सबसे बढ़िया है। समझ गई। तो जड़ों को हवा चाहिए और अंधेरा भी। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल। जी। जब मिट्टी है ही नहीं तो ये पौधे सीधे कैसे खड़े रहते हैं? खासकर जब वो बड़े होते हैं, क्या वो पानी में गिर या झुक नहीं जाते? ये भी अच्छा सवाल है। पौधों को सहारे की जरूरत तो होती है। हाँ। इसका इंतजाम उसी राफ्ट या कवर में होता है जिसमें पौधे लगे होते हैं। पौधे का जो बेस होता है, मतलब तने का निचला हिस्सा या क्राउन, वो राफ्ट या कवर के छेद में अच्छे से फंसा होता है। अच्छा। ये उन्हें सीधा रखने के लिए काफी सहारा दे देता है, जबकि जड़ें नीचे पानी में आराम से फैलती रहती हैं। पत्तेदार सब्जियों जैसे सलाद वगैरह के लिए तो ये काफी होता है। और बड़े पौधों के लिए? हाँ, अगर कोई बड़ा या फल देने वाला पौधा उगा रहे हैं तो शायद ऊपर से अतिरिक्त सहारे की जरूरत पड़ सकती है, जैसे जाली या रस्सी से बांधना। ठीक है, हवा, अंधेरा, सहारा, ये सब हो गया। अब एक और फैक्टर जो मुझे लगता है जरूरी होगा, पानी का टेम्परेचर। हाँ। क्या इसका भी कंट्रोल जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। पानी का तापमान कंट्रोल करना शायद एरेशन जितना ही जरूरी है, और ये दोनों जुड़े हुए भी हैं। जुड़े हुए कैसे? तापमान सीधे सीधे जड़ों की हेल्थ और पानी में कितनी ऑक्सीजन घुल सकती है, दोनों को प्रभावित करता है। अच्छा, तापमान का ऑक्सीजन से क्या कनेक्शन है? ये साइंस का सीधा से नियम है। गर्म पानी में ठंडे पानी के मुकाबले कम गैस घुल पाती है। ओके। इसका मतलब है कि अगर पोषक घुल का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसमें ऑक्सीजन कम घुलेगी, भले ही आपका एरेशन सिस्टम फुल स्पीड में चल रहा हो। ओह, तो जड़ों को ऑक्सीजन कम मिलेगी? एग्जैक्टली। और फिर बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। तो आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? देखिए, किताब में कोई एक फिक्स्ड रेंज जैसे 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तो नहीं बताई है, लेकिन ये साफ लिखा है कि तापमान कंट्रोल करना जरूरी है और पानी को ठंडा रखने की जरूरत पड़ सकती है। ज्यादातर हाइड्रोपोनिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जड़ों की अच्छी हेल्थ और ठीक-ठाक ऑक्सीजन लेवल के लिए पानी को ठंडा रखना चाहिए, आमतौर पर 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे। और अगर गर्म मौसम हो तो? बिल्कुल। बड़े कमर्शियल सिस्टम्स में, खासकर गर्म मौसम या गर्म इलाकों में, पानी को ठंडा रखने के लिए बाकायदा वाटर चिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। चिलर्स? जैसे एसी में होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही प्रिंसिपल किताब में क्यूसीन 8 रिजॉर्ट का एक उदाहरण है, फिगर 5.13, जहां उनके सिस्टम में पानी ठंडा रखने के लिए चिलर वाले पंप का इस्तेमाल दिखाया गया है। ये दिखाता है कि टेम्परेचर कंट्रोल कितना सीरियस बिजनेस है। यानी पौधों के लिए एसी वाला पानी। तो ये सिस्टम कुल मिलाकर किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? क्या कोई नया इंसान जिसे हाइड्रोपोनिक्स में इंटरेस्ट हो, इसे घर पर आसानी से शुरू कर सकता है? हाँ,
कई एक्सपर्ट्स वाटर कल्चर या राफ्ट सिस्टम को हाइड्रोपोनिक्स में शुरुआत करने के लिए सबसे आसान और कम खर्चीली प्रणालियों में से एक मानते हैं। सच में? हाँ, सोचिए, एक सिंपल सा टब, एक छोटा एयर पंप और एयर स्टोन और स्टाइरोफोम का एक टुकड़ा, बस इतने से एक बेसिक DWC सिस्टम बन सकता है। अरे वाह! ये स्कूलों में बच्चों को प्लांट्स के बारे में सिखाने के लिए या घर पर थोड़ी मात्रा में सलाद या हर्ब्स उगाने के लिए काफी अच्छा है। सेटअप काफी सीधा है। ये तो बढ़िया है। मतलब घर की बालकनी में भी सलाद उगा सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल। लेकिन क्या इसके इस्तेमाल सिर्फ छोटे स्केल पर ही होता है या बड़ी कंपनियां भी इसे अपनाती हैं कमर्शियल फार्मिंग के लिए? अरे बिल्कुल होता है, और बहुत बड़े स्केल पर होता है। डीप वाटर कल्चर खासकर, राफ्ट सिस्टम, कमर्शियल लेवल पर पत्तेदार सब्जियां जैसे अलग अलग तरह के सलाद, लेटिस उगाने के लिए दुनिया भर में बहुत पॉपुलर और सक्सेसफुल तकनीक है। अच्छा, क्यों? इसकी वजह है इसकी सिंप्लिसिटी, बड़े स्केल पर ऑटोमेशन की आसानी और प्रति स्क्वायर फुट हाई यील्ड। क्या आप किसी असली कमर्शियल उदाहरण के बारे में बता सकते हैं जो किताब में दिया हो? हाँ, किताब में कनाडा की कंपनी है हाइड्रोनोव इंक, उसका काफी डिटेल में जिक्र है। वो बड़े कमर्शियल राफ्ट कल्चर ग्रीन हाउस चलाने में पायनियर माने जाते हैं। हाइड्रोनोव? जी, उनका सिस्टम देखकर आइडिया लगता है कि इस तकनीक को कितने बड़े और ऑर्गेनाइज तरीके से यूज किया जा सकता है। अच्छा, वो कैसे करते हैं? क्या उनका तरीका कुछ खास है? उनका पूरा सिस्टम एक तरह की फैक्ट्री असेंबली लाइन जैसा लगता है, पर पौधों के लिए। फैक्ट्री जैसा? हाँ। प्रोसेस कई स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले बीज लगाना, इसके लिए वो मैकेनिकल सीडर्स यूज करते हैं जो ओएसिस क्यूब्स में बीज बोते हैं। ओएसिस क्यूब्स, ये क्या होते हैं? ये एक तरह के स्पंज जैसे मिट्टी रहित क्यूब्स होते हैं जिनमें बीज आसानी से उग जाते हैं। फिर इन क्यूब्स वाली ट्रे को स्टाइरोफोम के बड़े बोर्ड्स पर रखते हैं और कंट्रोल्ड माहौल में पानी देते हैं अंकुरण के लिए। और अंकुरण के बाद? जब छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं करीब 4-6 दिन में, तो उन्हें असली प्रोडक्शन वाले पूल्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है। पूल्स में? हाँ, बड़े बड़े चैनल्स या पूल्स होते हैं पोषक घोल के। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, वो पौधों को सीधे उनकी फाइनल दूरी पर नहीं लगाते। तो जगह का बेस्ट यूज करने के लिए ट्रांसप्लांटिंग कई स्टेज में होती है। शुरू में छोटे पौधों को बहुत पास पास लगाते हैं, एक बोर्ड पर करीब 288 पौधे। 288? हाँ, फिर जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उन्हें निकालकर ज्यादा स्पेस वाले बोर्ड्स पर लगाते हैं। पहले 72 पौधे प्रति बोर्ड और फिर आखिर में 18 पौधे प्रति बोर्ड। ये उनकी हार्वेस्टिंग के टाइम की फाइनल स्पेसिंग होती है। वाह! मतलब जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उन्हें ज्यादा जगह मिलती जाती है। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है जगह बचाने का, है ना? इसमें फसल कितने दिन में तैयार होती है? बीज बोने से लेकर पूरी तरह तैयार सलाद की फसल काटने तक लगभग 45 दिन लगते हैं। सिर्फ 45 दिन? ये तो पारंपरिक खेती से काफी तेज है। हाँ, खासकर सलाद जैसी फसल के लिए। और कटाई भी काफी ऑटोमेटेड है। पूरे पूल में राफ्ट्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीरे धीरे तैरते या खिसकाए जाते हैं। कटाई वाले एंड पर कन्वेयर बेल्ट्स लगी होती हैं। अच्छा। राफ्ट से सलाद के पौधों को निकालकर इन बेल्ट्स पर रख देते हैं, जो उन्हें सीधे पैकिंग एरिया तक ले जाती हैं। कमाल है। पैकिंग में क्या होता है? पैकिंग एरिया में सलाद के गुच्छों को या तो सीधे बॉक्स में पैक करते हैं या फिर उनकी जड़ें काटकर पैक करते हैं। इसके बाद शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इन पैक्ड बॉक्सेस को अक्सर एक वैक्यूम कूलर से गुजारा जाता है। वैक्यूम कूलर? हाँ, ये सलाद को बहुत तेजी से ठंडा कर देता है। और जो स्टाइरोफोम बोर्ड खाली होते हैं उन्हें धोकर साफ करके दोबारा इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है? और वो सारा पानी, मतलब पोषक घोल, उसका क्या होता है? क्या उसे फेंक देते हैं? नहीं, ये एक और जरूरी बात है। कमर्शियल सिस्टम्स में पानी और न्यूट्रिएंट्स की बर्बादी कम करने पर बहुत जोर रहता है। इस्तेमाल किए गए घोल को आमतौर पर फेंका नहीं जाता, उसे एक ट्रीटमेंट सिस्टम में भेजते हैं जहां उसे फिल्टर किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जा सकता है और फिर उसका पीएच और ईसी लेवल चेक किया जाता है। ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इससे पता चलता है कि घोल में कितने पोषक तत्व घुले हुए हैं। फिर जरूरत के हिसाब से उसमें ताज़ा पानी और स्टॉक सोल्यूशन मिलाकर उसे वापस सिस्टम में भेज दिया जाता है। इसके लिए ऑटोमेटिक इंजेक्टर सिस्टम होते हैं। वाह! मतलब पानी और न्यूट्रिएंट्स भी रिसाइकिल होते हैं? जी हाँ, इससे रिसोर्स भी बचते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। वाकई कमाल है। पूरी प्रोसेस काफी सोची समझी और एफिशिएंट लगती है। चलिए अब इस पूरी तकनीक के निचोड़ पर आते हैं। जी। इसके सबसे बड़े फायदे और सबसे बड़े जोखिम क्या हैं? अगर किसी को चुनना हो कि ये सिस्टम अपनाना है या नहीं,
तो किन बातों पर गौर करना चाहिए? अगर सबसे बड़े फायदे की बात करें तो वो है जड़ों के लिए एक बहुत ही स्टेबल मतलब स्थिर और लगातार मिलने वाला पोषक वातावरण। स्टेबल। हाँ, क्योंकि जड़ें हर समय पोषक घोल में डूबी रहती हैं, उन्हें पानी या न्यूट्रिएंट्स की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, बशर्ते घोल का मैनेजमेंट सही हो। स्थिरता कई दूसरी हाइड्रोपोनिक तकनीकों के मुकाबले DWC का एक मुख्य प्लस पॉइंट है। ठीक है, स्थिर पोषक वातावरण एक बड़ा फायदा है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा खतरा क्या है जिस पर हमने पहले भी बात की थी? बिना शक सबसे बड़ा रिस्क है जड़ों की बीमारियों का, खासकर फंगल इन्फेक्शन जैसे पाइथियम का। हाँ, वो फंगस। जैसा हमने डिस्कस किया, ये खतरा तब बढ़ता है जब पानी स्थिर हो जाता है, गर्म हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। और क्योंकि सभी पौधों की जड़ें एक ही पानी के सोर्स में डूबी होती हैं, अगर एक पौधे में इन्फेक्शन शुरू हुआ तो वो बहुत तेजी से पूरे सिस्टम में फैल सकता है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल, इसलिए सिस्टम की साफ सफाई, पानी का टेम्परेचर कंट्रोल और सबसे बढ़कर भरोसेमंद और इफेक्टिव एरेशन, ये इस तकनीक की कामयाबी के लिए एकदम जरूरी हैं। ये इसका अकीलीज हील यानी सबसे कमजोर पहलू कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो डीप वाटर कल्चर या राफ्ट सिस्टम एक इंटरेस्टिंग हाइड्रोपोनिक तकनीक है। पौधे तैरते हुए राफ्ट पर उगते हैं, जड़ें पोषक घोल में डूबी रहती हैं। सही। इसकी कामयाबी के लिए जड़ों को लगातार ऑक्सीजन देना, उन्हें अंधेरे में रखना, पौधों को सहारा देना और पानी का टेम्परेचर कंट्रोल रखना, ये सब बहुत जरूरी है। एकदम सही। ये छोटे स्केल पर शुरू करने वालों के लिए भी अच्छा है और सलाद जैसी फसलों के कमर्शियल प्रोडक्शन में भी बहुत सफल है, जैसा हाइड्रोनोव के उदाहरण से पता चला। जी। मेन फायदा है स्टेबल पोषक वातावरण, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क है जड़ों की बीमारियां अगर ऑक्सीजन और टेम्परेचर का मैनेजमेंट ठीक न हो। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये तकनीक है तो बहुत पोटेंशियल वाली, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लगातार निगरानी और रखरखाव ही इसकी सफलता की कुंजी है। बहुत खूब। इस डिटेल जानकारी के लिए धन्यवाद। चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत सामग्री हाइड्रोपोनिक्स के भविष्य की संभावनाओं पर भी बात करती है। दुनिया की बढ़ती आबादी, शहरीकरण, जहां खेती की जमीन और साफ पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। हाँ, ये तो है। तो क्या डीप वाटर कल्चर जैसी तकनीकें शहरी खाद्य सुरक्षा मतलब अर्बन फूड सिक्योरिटी का एक अहम समाधान बन सकती हैं? क्या हम भविष्य में अपनी छतों पर या बिल्डिंग्स के अंदर इस तरह से ताज़ी सब्जियां उगाते हुए देखेंगे? इंटरेस्टिंग सवाल है। या फिर जैसा किताब में इशारा किया गया है, क्या ये तकनीक स्पेस में जाने वाले यात्रियों के लिए दूर ग्रहों पर या लंबी स्पेस जर्नी पर खाना उगाने का मेन तरीका बनेगी? इस पर सोचना हमें भविष्य की खेती की एक झलक दे सकता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है कि कैसे ये तकनीकें हमारे खाना उगाने के तरीके को बदल सकती हैं। खैर, आज इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को डीप वाटर कल्चर और राफ्ट सिस्टम्स के बारे में काफी गहरी और उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।